तो दोस्तों, लंबे समय से एटमी प्रोग्राम को लेकर लगातार ईरान और अमेरिका में चली आ रही तनातनी को लेकर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और कई राउंड इन दोनों के बीच डील को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। आज 26 फरवरी 2026 को एक बार फिर से अमेरिका और ईरान की मीटिंग जिनेवा में होना है एटमी प्रोग्राम अलमाहा को लेकर। लेकिन दोस्तों, ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज जिनेवा पहुंच रहा है। जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ ईरान का पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है, जो कि अमेरिका के साथ बात करेगा एटमी प्रोग्राम को लेकर। और इस एटमी प्रोग्राम में कई और बातें भी शामिल रहेंगी, जिसमें राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, वहीं आपको बता दूं कानूनी और टेक्नोलॉजी सभी प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मौजूदगी में ये बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर, जिसका नाम है मोहम्मद बाघेरी गालिब, मोहम्मद बाघेरी गालिब कहते हैं कि पिछली बार 13 जून 2025 को हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। ये बात कही है मिस्टर ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बाघेर गालिब, वो कहते हैं कि पिछली बार हम बातचीत की टेबल पे थे और बातचीत चल रही थी, इसी बीच हम पर हमला किया है मिस्टर ट्रंप ने। और किसने? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा कि गलत फहमी का और गलत जानकारी पे गलत फैसला लेने का नतीजा खुद मिस्टर ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देख लिया। हम ईमानदारी से इज्जतदार डिप्लोमेटिक के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। हम इज्जतदार डील चाहते हैं और इज्जतदार डील करने के लिए अभी भी तैयार हैं और हमारा प्रतिनिधि मंडल जिनेवा पहुंच रहा है। लेकिन अगर गलत जानकारी और गलत फहमी में गलत फैसला लिया तो उसका हम भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, जिस शक के आधार पर जो शक कर रहा है ईरान पार्लियामेंट का स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिब, कह रहा है कि हम पे हमला किया था उस दौर में जिस दौर में हम बातचीत की टेबल पे थे, उसका साफ कहने का मतलब यह है कि इस बार भी बातचीत की टेबल पे लाने के बाद और बातचीत में गुमराह करने के बाद हमला करने की कोशिश में मत रहना। वो साफ ये संदेश देना चाहता है कि इस बार भी तुम हमें बातों में उलझा के या मीटिंग में बैठाल के उधर हमला करने की कोशिश मत करना। ये साफ जताना चाहता है ईरानी पार्लियामेंट का स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिब। उसका कहने का मतलब यही है और सूत्र बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये शक मोहम्मद बाघेरी का कोई गलत शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो जासूसी सबसे बड़ा प्लेन है, जिसका नाम है CR-135 जानकारी जुटा रहा है और जासूसी कर रहा है। और ऐसे में अगर ईरान पार्लियामेंट का स्पीकर जो है, जिसका नाम है मोहम्मद बाघेर मिर्जा, वो कहता है कि अगर हम पे हमला हुआ डिप्लोमेटिक के तौर पे तो हम डिफेंस तरीके से जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि उसने हवाला दिया है जून 2025 का, उसने कहा है कि हम बातचीत की टेबल पे थे और ओमान में हमारी बातचीत चल रही थी। ओमानी विदेश मंत्री मीटिंग करा रहे थे, मेडिएशन बने हुए थे और मेडिएटर का काम कर रहे थे और दोनों के बीच में बातचीत जारी थी। इसी दौरान इजराइल ने हम पे हमला किया था, जिसके साथ में अमेरिका ने 22 जून 2025 को मिडनाइट हैमर चला दिया था। ये हवाला दिया है किसने? ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाघेर मिर्जा ने। फिलहाल ये शक गलत नहीं है, लेकिन अब मैं चलता हूं कहां? चलूंगा 1995 में। अब ले चलूंगा कम से कम 28 साल पीछे। दोस्तों, 1995 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक खबर छापी थी, जिस खबर में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था कि ईरान एटम बम बनाने में एक हफ्ता पीछे है। मात्र एक हफ्ते का हवाला दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो उसके अगले ही दिन दूसरी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी थी 1995 में कि ईरान एटम बम
बनाने में अभी सालों पीछे है। लेकिन 14 मई 1995 को तीसरी रिपोर्ट छापी थी अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने, जिसने कहा था कि फिलहाल अभी ईरान एटम बम नहीं बना रहा, ये बात कही गई थी। तो इस पे पूरी दुनिया जो है नाराज हुई थी और पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने ये भी कहा था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो दुनिया की बड़ी संस्थाएं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, और ये जो डॉन है, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में आता है। तो दुनिया का कहना यह था कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी आसानी से ईरान पे इल्जाम भी लगा दिया और बड़ी ही आसानी से अपने बयानों को वापस भी ले लिया। इस पे जब दुनिया बिगड़ी तो एक अमेरिका की CNN की बड़ी पत्रकार थी जिसका नाम है क्राउन ओरमानी। क्राउन ओरमानी गई थी और क्राउन ओरमानी ने इंटरव्यू लिया था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक IAEA के हेड CNN की बड़ी पत्रकार क्राउन ओरमानी को इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने इल्जाम नहीं लगाया था ईरान पे, और ना ही हमारी तरफ से कोई इनपुट मिला था, और ना ही हमने कोई भी बात ईरान पे अपनी तरफ से कही है, बल्कि हम पे अमेरिका ने दबाव डाल के कहलवाई थी। ये किसने कहा? ये कहा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA के हेड ने। तो अब समझिए जरा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी IAEA के हेड पे दबाव बनाया गया और झूठ बुलवाया गया। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। ये खुद कबूला, किसने कबूला? IAEA के हेड ने। उसके बाद अब ले चलूं 2003 में बढ़ता हूं। 2003 में सद्दाम पे भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगे थे, इराक के सद्दाम पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इस्लामिक बम है, इसके कने रासायनिक बम है, और हमला किया गया था। ठीक है, तो जब तलाशी हुई थी तो सद्दाम कने भी कुछ नहीं निकला था, और फिर अमेरिका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था कि गलती हो गई। ठीक है, अब हम लिए चलते हैं 1979 में। 1979 में जब इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, और इधर ईरान के सुप्रीम तीन लीडर अभी भी मौजूद हैं, आयतुल्लाह खोमैनी। तो दोस्तों, इसने अलबख्श जगह पे सैटेलाइट मारी थी। किसने? अमेरिका ने सैटेलाइट मारी और ये कह दिया कि इस जगह पे तेल है। कोई बात नहीं, वो जगह तो ईरान की हुदूद में लगती है, ईरान की हद में आती है, लेकिन इसने लड़ा दिया इराक और ईरान को। सद्दाम कहने लगे ये जगह हमारी है, क्योंकि जैसे ही तेल का मामला निकल के सामने आया कि इस जगह में तेल है, अलबख्श जगह में, तो फौरन ही सद्दाम कहने लगे ये जगह हमारी है। और इधर ईरान की दुहाई थी। ईरान क्यों नहीं कहेगा, ईरान की हकीकत में थी, लेकिन सद्दाम अपना अधिकार जमाने लगे। इसी बीच ईरान और इराक में जंग हुई, हजारों लोग मारे गए। उस वक्त सद्दाम थे भाई पावरफुल, उन्होंने उस जगह को कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में जब चेक करा तो हुन पे तेल कुछ भी निकला नहीं। जब सद्दाम ने इस बात को कहा तो अमेरिका फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहता है गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती तो हो गई, हजारों जो मारे गए उनका जिम्मेदार कौन है? तो अब ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका तो कहेगा तुमसे लड़ो, तुम क्या बच्चा थे, तुम क्या खाना नहीं खाते थे, क्यों लड़े? ठीक है, अब हम लिए चलते हैं तीसरी रिपोर्ट की तरफ। इसकी जो तीसरी रिपोर्ट है 2023 यानी के 2023 में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट ने छापा था। क्या छापा था? अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट छाप रही थी कि अब ईरान जो है एटम बम बनाने में महज एक हफ्ता पीछे है, यानी कि 7 दिन के अंदर एटम बम ईरान बना लेगा। ये 2023 में छापा है, यानी कि 2023 में छापा है। अभी 2 सालें पूरी तरह बीत गई हैं, 2026 चल रही है। और क्या कह रही थी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर वेपन ऑफ काउंटरिंग डस्टी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट? वो ये कह रही थी कि एक हफ्ते में ईरान एटम बम बना लेगा। अब बताइए जरा, 2023 गई, 2024 गई, 2025 गई, 2026 चल रही है, एक हफ्ता नहीं हो पाया है। अभी भी एक्सपर्ट दावा करते हैं कि ईरान के परमाणु हथियार हैं या नहीं है, लेकिन मैं आज खुल के कह रहा हूं कि ईरान के परमाणु हथियार हैं और मौजूद हैं।
अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका का गर्दा उड़ा देगा, क्योंकि उसके पास लगभग 8 से 10 एटम बम मौजूद हैं जो कि पूरे के पूरे पश्चिम को जलाने के लिए काफ़ी हैं। और उसकी दुश्मनी है किससे है? सिर्फ और सिर्फ पश्चिम से है। अगर मशरिक़ वस्ता में किसी से है, मिडिल ईस्ट में है, तो इजराइल से है। अच्छा, इजराइल एक बड़ी मिसाइल तक का नहीं है, उस पर क्या वो एटम बम इस्तेमाल करेगा? वो एक बड़ी मिसाइल से ही उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके जो 10 एटम बम हैं वो पश्चिम को जलाने के लिए काफ़ी हैं। और मैं ये बात कम से कम 4 साल से 3 साल से लगातार कह रही हूँ कि उसके कने एटमी हथियार हैं। लेकिन जो जर्नल हैं जिनका नाम है डेमिरल केन, डेमिरल केन अब खुद कह रहा है कि ईरान पे हमला करना सही नहीं है, क्योंकि हुन हमारी हार होएगी और हम उलझ जाएंगे लंबे समय के लिए। लगभग 20 साल तक के लिए एक एक्सपर्ट अंदाज लगाते हैं, अफगानिस्तान का हवाला देते हैं कि अफगानिस्तान में 20 साल जंग हुई और हार गया अमेरिका। वहीं एक और हवाला दे रहे हैं, 1932 में ये लड़ा था वियतनाम में जाके, 1932 में ये वियतनाम में लड़ा। हुन भी ऐसी हार हुई थी जैसी अफगानिस्तान में हुई है इसकी। ठीक है, तो इसके जनरल खुद कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो ईरान जंग जो है इराक जैसी होगी, और जनाब ये जंग अफगानिस्तान जैसी होगी, इराक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि अफगानिस्तान में ये लड़ा था 20 साल, इसने मार्च 2001 में हमला किया है और अगस्त 2021 में ये अफगानिस्तान से निकला है। 31 अगस्त 2021 को इसने रात 12 बजे, रात 12 भी नहीं बजे थे बल्कि 12 बजने में 1 मिनट बाकी था, और अमेरिका का C-17 कार्गो प्लेन हवा में जा चुका था। और जैसे ही इसने काबुल एयरपोर्ट से C-17 कार्गो प्लेन ने उड़ान ली, वैसे ही अफगानिस्तान की सरजमी पे फौरन ताकतों का दखल खत्म हो गया था और तालिबान काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और C-17 कार्गो प्लेन काबुल एयरपोर्ट से हवा में जा चुका था। यानी कि 1 मिनट बाकी था, डेट लाइन में भी 12 बजने में 1 मिनट बाकी था और 11:59 हो रहे थे। कब हो रहे थे? 2021 में 31 अगस्त को। फिलहाल इस हार का हवाला दिया और कहा कि आप ये मत सोचो कि आप हर जंग जीते हो और जीतोगे। आप जिस तरह से वियतनाम और अफगानिस्तान में हारे हो, सेम वैसी ही जंग ईरान में होगी, ये कह रहे हैं अमेरिका के जनरल। अब बताइए, 3 साल से 4 साल से मैं समझा रहा था, मेरा समझ में नहीं आ रहा था। जो बात मैं कह रहा था वो अमेरिका नहीं सुन रहा था, ना डोनाल्ड ट्रंप सुन रहा था, जबकि यूट्यूब इसी का है। एक एक बात अमेरिका तक पहुंच रही है, क्योंकि यूट्यूब इसी का है, अमेरिका ही का। ठीक है, एक एक बात पहुंच रही, तो मेरी नहीं सुन रहा था। अब इसके जनरल जब यही बात कहने लगे तो अब ये जो है सोच में पड़ गया और अपने दूत स्टीव विटकोफ से पूछ रहा है, जबकि हमारा समझ में नहीं आ रहा बताया हुआ। और आपको बता दूं कि इसके जो एक्सपर्ट हैं 20 साल का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में 20 साल जंग चली थी, 20 साल का हवाला आ गया सामने। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं अपनी तरफ से कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो कम से कम 50 साल तक जंग चलेगी। अभी जो यूक्रेन पे हमला करा था रूस ने हमला कब करा है? 24 फरवरी 2021 को हमला करा यूक्रेन पे, जबकि 18 जनवरी 19 जनवरी 2025 को मैंने कहा था कि अगर यूक्रेन और रूस की जंग हुई तो कम से कम 10 साल तक ये जंग खिंच जाएगी। 10 साल का मैंने दावा करा था कि कम से कम ये जंग चलेगी 10 साल तक, रूस और यूक्रेन की। जबकि रूस ये दावा कर रहा था कि हम 24 घंटे में यूक्रेन को जीत लेंगे। और हाँ, ये बात हकीकत है, रूस से अपनी दम पे लड़ता यूक्रेन, नाटो नहीं आता। मैंने पहले ही कहा था नाटो आएगा, अमेरिका इसके पिन मार रहा है, इसे छह दे रहा है, हवा दे रहा है, नाटो आएगा यूक्रेन की हेल्प के लिए। और अगर नाटो आया तो ये जंग 10 साल तक खिंचेगी। यूक्रेन को जीतने के लिए रूस दावा कर रहा था कि हम 24 घंटे में यूक्रेन को जीत लेंगे। हाँ, जीत लेता।
अगर यूक्रेन अपनी दम पे लड़ता तो जीत लेता रूस 24 घंटे में। लेकिन मैंने कहा था कि नाटो आएगा, क्योंकि नाटो दखल दे रहा है, अमेरिका दखल दे रहा है, जो कि नाटो का मुखिया बना। नाटो का मुखिया है नहीं अमेरिका, लेकिन अपनी ताकत दम पे बनता है। आपको बता दूं, नाटो का अध्यक्ष जिनेवा ही है, जिनेवा ही है, लेकिन अमेरिका बनता है ताकत दम पे। ठीक है, अमेरिका दखल दे रहा था। तो मैंने जब ही कहा था 18 जनवरी और 19 जनवरी 2021 को मैंने कहा था कि अगर रूस ने हमला किया तो रूस ये भूल जाए कि हम 24 घंटे में यूक्रेन को जीत लेंगे। ये जंग 10 साल तक खिंच सकती है। अब देख लीजिए, आप 24 फरवरी 2021 को हमला किया, आज 2026 हो गई, 26 फरवरी, कहाँ जीत पाया? चली गई 5 सालें, चली गई, छठी चल रही है या 5 सालें हो गई, लेकिन अभी भी कम से कम 5 साल और चलेगी। अब एक्सपर्ट हवाला दे रहे हैं अफगानिस्तान का अमेरिका को, क्योंकि 20 साल अफगानिस्तान में लड़ा था अमेरिका और भागा था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जंग जो ईरान से हुई तो ये 20 साल नहीं चलेगी, ये कम से कम 50 साल चलेगी। कम से कम 50 साल की तैयारी करके रखे अमेरिका। और अगर 50 साल खिंची ये जंग तो ये ध्यान रखना, अमेरिका 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, 2 टुकड़ों में डिवाइड होएगा, पूरा राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 20 साल में जब अमेरिका भागा है अफगानिस्तान से, इतना खर्चा आ रहा था कि अगर 1 साल और रुक जाए ना तो अमेरिका 2 भागों में डिवाइड हो जाता, 2 भाग हो जाते। इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के भागा था। ये इंटरनल बात आपको बता रही हूं कि उसके पास पैसे नहीं बचे खर्चा करने के लिए। भाई फौज अभी हम भेजेंगे, कहीं भेज दें, हम अपने 4 आदमी भेज दें, अभी हम दिल्ली भेजे देते हैं यहाँ से 4 या 10 आदमी, तो उनका किराया तक तो देंगे। अगर हम 500 रुपए किराया रखेंगे एक आदमी का या 400 रखेंगे तो भी तो 4 पंजे 20, 2000 खर्चा हो गया 4 आदमियों। अब हम जरा खाना खर्चा उनका जोड़ें, 4 आदमी कुछ नहीं तो अगर 100 रुपए भी खाएंगे तो 400 हो गए, 2400 का दिन पड़ गया हमें। अब उनका खर्चा जरा जोड़िए। जब ये फौजें भेजेगा अफगानिस्तान के अंदर तो बताइए कितना खर्चा आएगा। अगर 1 लाख फौज उतार दी तो 1 लाख फौज वहां खाना भी तो खाएगी, नहाएगी, धोएगी भी, तो साबुन, खाना, खर्चा सभी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना रुपया खर्चा होएगा? अब इसके कने पैसे ही नहीं बचे खर्चे के लिए। और अगर ईरान से ये उलझा तो कम से कम 50 साल, कम से कम 50 साल मैं बता रही हूँ, वरना 100 साल लेके चलना, क्योंकि ईरान की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान की पहाड़ियों से ज़्यादा बड़ी हैं और ये हमला करे मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमला हुआ भी तो ये बस हमला करके वो भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, बस कुछ नहीं करेगा इसके सिवा। और अगर ईरान बिगड़ा तो इजराइल को ख़त्म कर देगा। फिलहाल मीटिंगों का दौर जारी है, टास्क चल रहे हैं। अब जो भी खबर निकलेगी देखना है क्या होता है, डील होएगी या नहीं होएगी। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है डील होएगी, नहीं डील हो पाएगी, मुझे तो यही लगता है। और डील हुई तो जब ही होएगी जबकि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका न्यूक्लियर डील करे और मिसाइल शर्त से भी पीछे हट जाए और ड्रोन शर्त से भी पीछे हट जाए। और आपको बता दूं कि जितनी भी शर्तें अमेरिका ने लगाई हैं सभी से पीछे हट जाए, खाली न्यूक्लियर पे आए तो डील हो सकती है, वरना डील मुझे नहीं लगता है होगी। फिलहाल जो भी खबर निकल के आएगी सामने उस पर नई वीडियो बना के शेयर करूंगा। अभी जिनेवा में मीटिंग होने को है, ईरान का प्रतिनिधिमंडल निकल चुका है या निकलेगा, लेकिन अब जिनेवा में जो भी मीटिंग होगी उसके बाद जो भी टास्क निकलेंगे, जो भी खबर निकल के सामने आएगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही है, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।